I am Aliza Safir. I secured 195 marks in National MDCAT and I am currently studying in Army Medical College, Rawalpindi. Firstly, I want to become doctor. Just I want to feel the satisfaction you got after helping someone. And secondly, जब भी आप किसी की हेल्प करते हो ना, तो आपको लोग दुआ ज़रूर दे के जाते हैं. तो मैं वो दुआ का फ्रूट एंजॉय करना चाहती हूँ कि जो जब आप किसी की हेल्प करते हो, व्हेन यू लेंड समवन हेल्प, तो वो आपकी कौन सी दुआ आपको दे रहे हैं, वो आपको किस तरह से हेल्प कर रही है आपकी लाइफ में. एंड thirdly, डॉक्टर का जो प्रोफेशन है, इट इज़ द मोस्ट एस्टीम्ड प्रोफेशन इन द सोसाइटी, सो आई वांट टू बिकम डॉक्टर. जब मैं एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की, एट दैट टाइम आई डोंट हैव एनी प्लान बी, जस्ट बिकॉज आई फॉलो द फुट स्टेप्स ऑफ तारिक बिन ज़ियाद, who once said के burn the boats. So I never kept any plan B, just because I know कि अगर मैं plan B रखूँगी तो I keep on resorting to that plan B, और मैं अपने plan A पे फोकस नहीं कर सकूँगी. So that's why मैंने कोई plan B नहीं रखा था, लेकिन मुझे ये पता था कि अगर नहीं हुआ मेडिकल में तो फिर उसके बाद मैं सोच लूँगी कि मैंने क्या करना है, लेकिन पहले मैंने सोच के नहीं रखा था कि मैं क्या करूँगी. पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी. उन्होंने मुझे ये कहा था कि आपने जिस प्रोफेशन में जाना है वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जब आप उस प्रोफेशन में चले जाएंगे तो फिर आपने उस प्रोफेशन में एक्सेल करना है. ये नहीं कि पीछे रह जाना है, बस ठीक है बस इसमें चले गए, नहीं, आपने उस प्रोफेशन में एक्सेल करना है. बाकी मैं जो भी सेलेक्ट करती उन्होंने मुझे सपोर्ट ही करना था. तो बाकी इसके अलावा मोटिवेशन ही मुझे अपने पेरेंट्स से मिली, अपने टीचर से मिली कि आपने किस तरह से हर चीज़ को लेके चलना है. गर्ल्स आजकल हर प्रोफेशन में जो है वो बॉयज़ के साथ साथ हैं, वो किसी भी प्रोफेशन में पीछे नहीं है. ये डॉक्टर का प्रोफेशन और टीचिंग का प्रोफेशन ऐसा है जो बेसिकली गर्ल्स के लिए ही है, क्योंकि गायनेकोलॉजी की फील्ड होती है, वहाँ पे जो है वो इसमें डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है गर्ल्स और बॉयज़ की. तो वहाँ पे ये है कि गर्ल्स को इस फील्ड में एक्सेल करना चाहिए, क्योंकि ये फील्ड बनी ही उनके लिए है. ठीक है, तो ये फील्ड है, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इट्स अ नोबल प्रोफेशन और रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है. तो गर्ल्स सेफली अब इस प्रोफेशन में जो है वो अपने आप को एक्सेल करा सकती हैं. कोविड की सिचुएशन की वजह से सारी चीज़ें शिफ्ट होगी फ्रॉम फिज़िकल टू ऑनलाइन, तो उसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस हुई. स्टार्टिंग में हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसी चीज़ों को लेके चलना है, क्योंकि टीचर्स की गाइडलाइन थी लेकिन वो फिज़िकल नहीं थी. टीचर सिर्फ ऑनलाइन बता देते थे कि आपने इस तरह से करना है. दूसरा ये कि आप घर में थे और घर में यही होता है कि बार बार वही रूटीन चल रही थी, कोई रूटीन में चेंज नहीं आ रहा था. तो उसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, और मेंटल हेल्थ ही आपकी जो है वो आगे आपको हेल्प आउट करती है कि आप कैसे अपनी स्टडीज़ कर रहे हो. तो मेंटल हेल्थ काफ़ी अफेक्ट हुई कोविड की सिचुएशंस की वजह से. लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जब हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई तो हमारे मोटिवेशन लेक्चर्स हुए, करियर काउंसलिंग लेक्चर्स हुए, जिसकी वजह से हमें पता चला कि अब हमने ऑनलाइन में कैसे पढ़ना है. हमें प्रॉपर गाइड किया गया, ना कि ये कि सिर्फ हमें बता दिया गया कि ये पढ़ा दिया गया, बल्कि हमें ये भी बताया गया कि आपने पढ़ना कैसे है, किस बुक से पढ़ना है, किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है. जब हमने पेंडेमिक की वजह से ऑनलाइन के ऊपर शिफ्ट किया तो उसमें स्टार्टिंग में बहुत से इश्यूज़ आए, लाइक हमें कम्युनिकेशन के काफ़ी इश्यूज़ थे, कनेक्टिविटी के इशू थे, क्योंकि पाकिस्तान में इतना अच्छा इंटरनेट के कनेक्शंस नहीं है, तो कनेक्टिविटी के इशू आ जाते थे हमारे पास. इसके अलावा जो है वो हम क्वेश्चंस करते थे टीचर से, लेकिन एट टाइम्स टीचर भी फ्री नहीं होते थे, तो वो थोड़ी देर के बाद हमें रिप्लाई करते थे. तो वो क्यूरी कुछ देर के लिए हमारे जहनों में रहती थी कि इसका क्या जवाब होगा, और कई मरतबा क्वेश्चन स्किप भी हो जाते थे, क्योंकि एक साथ बहुत से बच्चे क्वेश्चंस कर देते थे चैट बॉक्स में, तो टीचर से भी कई मरतबा स्किप हो जाते थे क्वेश्चन. तो उसका इशू था पेंडेमिक की वजह से, लेकिन टीचर्स ने इसको और एकेडमी ने इसको बहुत अच्छे तरीके से कोप अप किया. उन्होंने जो है वो पर्सनल में हम टीचर्स को टेक्स्ट कर देते थे कोई भी प्रॉब्लम होती थी. फेलियर फियर मुझे भी था, और ये था कि सेकेंड ईयर दोबारा देना पड़ेगा, सेकेंड टाइम देना पड़ेगा, फिर दोबारा साल लगाना पड़ेगा. मेरे दोस्त जो है वो इस फील्ड में चले जाएंगे, लेकिन मुझे फिर दोबारा करना पड़ेगा, मैं जूनियर हो जाऊंगी. इस तरह के फियर्स होते हैं हर स्टूडेंट को, लेकिन इनको ओवरकम करने के भी तरीके बहुत से होते हैं. पहले तो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको अपने ऊपर कि आप कैसे जो है वो आप कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता. ये आपको होना चाहिए अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कि आप कर सकते हैं. अगर सब कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं. दूसरा ये कि हमारे जो करियर काउंसलिंग सेशंस होते थे उसमें एक मरतबा सर ने हमें कहा था कि आप लिख दें अपने नाम के साथ डॉक्टर एक पेज पे.
तो मैंने भी यही किया, मैंने अपने एक पेज लिया और उसके ऊपर अपना नाम लिखा और साथ उसके डॉक्टर लिखा और मैंने अपने साइन भी किए थे। तो एवरी टाइम जब मुझे लगा कि मैं फ़ेल होने लगी हूँ, फियर्स आने शुरू हो गए, तो उस टाइम पे मैंने उस पेज को खोल के देखा कि मेरे नाम के साथ डॉक्टर लगा हुआ था। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, इंशाल्लाह कर सकती हूँ। और आपने हर क्वेश्चन के बाद जो आप अटैम्प्ट करें उसके बाद आपने इंशाल्लाह बोलना है कि इंशाल्लाह मैं कर सकती हूँ। तो इससे ये होगा कि आपके फियर जो है वो ओवरकम हो जाएंगे। सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि जो हमारे बायोलॉजी के सब्जेक्ट है, फ़िज़िक्स का, केमिस्ट्री का, इंग्लिश का, इनका पोर्शन कितना आता है पेपर में। बायोलॉजी के 80 MCQs होते हैं, फ़िज़िक्स के 40 होते हैं, केमिस्ट्री के 60 और इंग्लिश के 20। पहले तो ये चीज़ मैटर करती है कि किस सब्जेक्ट का कितना पोर्शन आ रहा है, उस हिसाब से उस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। लाइक बायोलॉजी का पोर्शन ज़्यादा है तो उसको जो है वो ज़्यादा प्रिपेयर करना है, फिर केमिस्ट्री को, फिर फ़िज़िक्स को। तीसरी बात यह है कि जो बायोलॉजी है उसमें कॉन्सेप्ट्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें ज़्यादा हैं। तो बायोलॉजी बुक रीडिंग से आपको आती है, आप बुक रीडिंग करो, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो। कॉन्सेप्ट्स इतने ज़्यादा होते नहीं लेकिन जो हैं उनको क्लियर करो। इसके अलावा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें याद करो। केमिस्ट्री और जो फिज़िक्स है उसमें यह है कि आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें होती हैं, वो आप बेशक एक ही पेज पे लिख लो चैप्टर के स्टार्ट में कि ये इसके अंदर इन्फॉर्मेटिव बातें हैं, बाकी सारी जो हैं वो कॉन्सेप्ट्स के रिलेटेड है। इंग्लिश भी जो है वो आपकी ग्रामर में ग्रिप होनी चाहिए। बाकी जो टॉर्शिया की पब्लिकेशंस हैं उसमें ये है कि ग्रेडिंग सिस्टम है, स्टेप वाइज चीज़ें लेके चलते हैं। जो हमारे रेगुलर सेशन की बुक्स थी वो टेस्ट सेशन की बुक से काफ़ी डिफरेंट थी। रेगुलर सेशन की बुक्स में हमें वो MCQs दिए थे जो थोड़े प्राइमरी लेवल के थे। टेस्ट सेशन की बुक्स में हमारे सेकेंडरी लेवल के MCQs होते थे। जो प्राइमरी लेवल के MCQs थे वो हम रेगुलर सेशन में कर लेते थे, लेकिन अगर हम अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे सेकेंडरी लेवल के MCQ जो कि टेस्ट सेशन में करने हैं तो हार्डली हम 1 या 2 कर पाएंगे। तो ये चीज़ों को स्टेप वाइज लेके चलना है, जो कि टॉर्शिया में बहुत अच्छा था कि चीज़ों को स्टेप वाइज लेके चला जा रहा था कि पहले आपने प्राइमरी लेवल के MCQs करने हैं, फिर सेकेंडरी लेवल पे आने हैं, और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें टफ होती जाती थी। जो रेगुलर सेशन के टेस्ट थे वो आसान थे एज़ कम्पेयर टू टेस्ट सेशन के टेस्ट, क्योंकि हमने टेस्ट सेशन में जो है वो पूरा एक मरतबा सिलेबस कवर कर लिया होता है। तो उस टाइप पर जो है वो हमारे MCQs थोड़े से हायर लेवल के होते थे कि आप लोगों को अब ज़्यादा कॉन्सेप्ट को रिफाइन करने की ज़रूरत है। DLP बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था मेरे लिए, क्योंकि DLP पे हम एक तो टाइम मैनेजमेंट का जो इशू होता है मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स को, कि वो टाइम नहीं देख रहे होते कि 1 मिनट में कितने MCQs कर रहे हैं या उनको 20 MCQs करते हुए कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि वो वॉच नहीं रखते अपने साथ। बस अटेंडेंट ने कह दिया कि पेपर दे दो तो वो दे देते हैं। DLP पे ये था कि आपका साथ टाइमर चल रहा था, आपको पता चल रहा था कि आप 1 मिनट में कितने MCQs कर रहे हो। इसके अलावा DLP पे पहले एक प्रोग्रेस बार होती थी, जो कि स्टार्ट में जैसे ही हम DLP ओपन करते थे तो प्रोग्रेस बार हमें नज़र आती थी। वो हमें ये इंडिकेट करती थी कि आइदर वी आर प्रोग्रेसिंग और वी आर वर्सनिंग द सिचुएशन मोर। तो उससे हमें पता चलता था कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, ठीक है, हम लैग कर रहे हैं या हमें इस पेस को कीप अप करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा DLP पे हमारी ग्रेडिंग भी होती थी कि क्लास में अगर 100 या 100+ बच्चे हैं तो उसमें हमें ये पता चलता था कि हमारी पोजीशन कौन सी है, तो हमारी परसेंटेज क्या बन रही है, पोजीशन क्या बन रही है, टोटल MCQs हमने कितने सॉल्व किए और MCQs में हमारे MCQs ठीक कितने हैं और गलत कितने, ये सारी चीज़ें DLP में हमें पता चल जाती थी। लेकिन इसके निस्बत अगर हम फ़िज़िकल क्लासेस लेते तो ये सारा चीज़ें हमें खुद मैनेज करनी पड़ती, जो कि काफ़ी मुश्किल थी। अपने ग्राफ बनाना, MCQs देखना कि कितने किए हैं, कितने ठीक है, कितने गलत हैं, तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता था। DLP पे ये चीज़ें ऑटोमेटिक हमें मिल जाती थी। टॉर्शिया की फैकल्टी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी, हर किसी का केयरिंग एटीट्यूड था हमारी तरफ, और डिसिप्लिन के भी कोई इश्यूज़ नहीं थे। सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से जा रही थी। लर्निंग एनवायरनमेंट था, हेल्दी कंपटीशन होता था स्टूडेंट्स के बीच में। द थिंग दैट मैटर्स द मोस्ट इज़ कि आपको कितना अप्रिशिएट किया जा रहा है आप अगर कोई अच्छा काम करते हो। तो वो टॉर्शिया के अंदर बहुत अच्छा था। हमें FSC में भी और एंट्री पे भी कि हमें अगर हमारे अच्छे मार्क्स आते थे तो हमें एक सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन दिया जाता था, हमें प्राइजेस दिए जाते थे कि हमें अप्रिशिएट किया जाए कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर किसी को वो अप्रिशिएशन नहीं मिलती, वो उसी तरह से फिर रहता है कि हमें तो कोई अप्रिशिएट कर ही नहीं रहा, तो क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने का। तो वो हेल्दी कंपटीशन टॉर्शिया के अंदर बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से ही मैंने टॉर्शिया को ऑप्ट किया था। टेस्ट डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक तो हमें पता चलता है कि हमारे कितने मार्क्स आए, ठीक है। हमने टेस्ट प्रिपेयर किया, हर बच्चा अपनी तरफ से फुल 100% प्रिपेयर करके टेस्ट देता है, लेकिन सबके 100% मार्क्स नहीं आते, मार्क्स सबके कम आते, पूरे 100% किसी के भी नहीं आते।
तो उससे हमें पता चलता है कि हम कहाँ लाइक करें। टेस्ट बहुत ज़रूरी है, फिर उसके बाद टेस्ट की डिस्कशन उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना टेस्ट इंपॉर्टेंट है। टेस्ट की डिस्कशन में टीचर्स हमें बताते थे कि एक MCQs फॉर एग्जांपल आया है पेपर में, तो वो हमें उसको डिस्कस कराते थे। अब उस MCQs के रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट्स जो होंगे वो भी टीचर उसी के साथ डिस्कस कराएंगे। और टीचर्स हमें ये कहते थे कि हम जो है वो MCQs को जो हमने गलत किए हैं उनको लिख लें, ताकि जब हम पेपर में अटैम्प्ट कर रहे हैं MCQs तो हम ईज़िली कॉल अप कर सकें उन MCQs को और वहाँ पर गलती ना करें पेपर में। मैसेज यही होगा जूनियर्स को कि सक्सेस इज़ नॉट अ वन डे फिनोमेना, rather it is a collective phenomena being done by your teachers, your parents, your friends, your siblings and by primarily you। तो आपने हर किसी को साथ लेके चलना है, ये नहीं कि बस पढ़ते रहना है, नहीं, आपने अपने आप को टाइम देना है, अपनी फैमिली को टाइम देना है। एंड सेकेंडली द थिंग दैट मैटर्स द मोस्ट इज़ योर प्रेयर्स। आपकी दुआएं, आपके पेरेंट्स की दुआएं, आपके टीचर्स की दुआएं, ये प्रीशियस एसेट्स होते हैं जो हर बंदे को नसीब नहीं होते। तो इन चीज़ों को आपने लूज़ नहीं करना, इन चीज़ों को अपने साथ कैरी ऑन करना है। और ये चीज़ें होती हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर बंदा 100% ही प्रिपरेशन कर सके, कई मरतबा प्रिपरेशन में भी कुछ चीज़ें लैग बिहाइंड रह जाती हैं। तो उन चीज़ों को पूरा करने के लिए दुआएँ ही आपकी काम आती हैं। टीचर्स को और मैं अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे यकीन दिलाया कि मैं डॉक्टर बन सकती हूँ। एट टाइम्स मुझे फ़ील हुआ कि नहीं, मैं नहीं कर सकती, बहुत मुश्किल है, मैं क्यों अपने आप को थका रही हूँ इन चीज़ों में, तो मैं किसी आसान फील्ड के लिए चली जाती हूँ। लेकिन नहीं, मैंने कहा कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि नहीं, आप कर सकते हो, ठीक है, आपको एक पहले बंदे नहीं हो जो कर रहे हैं, बहुत से लोग कर सकते हैं और आप भी कर सकते हो। टीचर्स ने भी मुझे मोटिवेट किया और मोटिवेशन ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। दे आर द रीफिलर्स ऑफ एनर्जी। जब आप कॉन्स्टेंटली इनपुट दे रहे हो और आपको आउटपुट नहीं मिल रहा तो आप एट टाइम्स एनर्जी लूज़ करना शुरू कर देते हो। तो ये जो मोटिवेशन होती है ये रीफिलर ऑफ एनर्जी होती है, आपको एनर्जी दोबारा से देती है और आप फिर उसी 0 पॉइंट से स्टार्ट करना शुरू कर देते हो जहाँ पे आपके पास फुल एनर्जी होती है। तो मैं अपने टीचर्स को बहुत रिगार्ड करती हूँ।